नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। पिछली क्लास में हमने 125 क्वेश्चन देख लिए थे जो टीजीटी और पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट थे। आज उसी के आगे और 125 क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे बहुत ही ज़्यादा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। अब संस्कृत की अपभ्रंश है ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और पाली। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भाषा का क्रम याद है, जैसे संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, उसके बाद हिंदी, तो ये क्रम अगर याद है आपको तो आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, संस्कृत के बाद क्या आएगा, पाली आएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, संस्कृत के बाद पाली भाषा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। अब खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है ये बताना है। तो जो खड़ी बोली है ये सौरसेनी अपभ्रंश में आती है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। अब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है क्या कहा है, आदिकाल, चारण काल या वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आदिकाल किसने कहा है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चारण काल जॉर्ज ग्रेयर्सन ने भी कहा और राम कुमार वर्मा ने भी कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर एक क्वेश्चन नंबर 4, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। कौन सा इसमें कवि वीरगाथा काल का नहीं ये बताना है। चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर। तो इसमें वीरगाथा काल का कौन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 का हो जाएगा बी, यानी कि नामदेव। नामदेव जो है भक्ति काल के कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है ये बताना है। शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 का हो जाएगा, ऑप्शन डी, वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है। फिर ब्रज भाषा है। अब ब्रज भाषा क्या है ये बताना है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी या पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है ये बताना है। तो ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आती हैं। खड़ी बोली जिसको हरियाणवी कहते हैं, बांगरू आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है और एक जो ये ब्रज भाषा है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हर्ष अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता बताने हैं। कौन इनके रचयिता हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो कौन हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अब वर्तनी बतानी कौन सी इसमें शुद्ध है। त्रिदोष की वर्तनी बतानी है, तो कौन सी सही हो जाएगी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्रिदोष। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फिर से शुद्ध वर्तनी का चयन बताना है। औद्योगिकरण का बताना है कि ऑप्शन बी होगा कि सी या डी होगा। तो क्या हो जाएगा, औद्योगिकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 नंबर का हो जाएगा बी, औद्योगिकरण। फिर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, परिणत का बताना है, तो कौन सा हो जाएगा। तो परिणत कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन ए लिखा है परिणत, ठीक। फिर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, नीचे भी दे रखा है शुद्ध वर्तनी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सुषुप्ति या सुसुप्ति। अब सुसुप्ति का क्या हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा, सुषुप्ति होता है। अब दिया है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। यानी कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है ये बताना है। संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्यय। तो किसके आधार पर होता है, सभी को पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, संज्ञा के आधार पर। जैसे राम खाना खाता है, तो राम के अनुसार क्या है, लिंग निर्धारण खाता है। अगर यहीं पे सेंटेंस बदलेंगे, संज्ञा बदल जाएगी। अगर सीता तो क्या लिखेंगे, सीता खाना खाती है। तो लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है।
ठीक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो लोगों को शेयर भी कर दें और एक कमेंट अवश्य करें। वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा, ऐसे ही आपको 25 क्वेश्चन मतलब 125 क्वेश्चन जब तक पेपर नहीं होगा आपको मिलते रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट भी रहेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी बनने के चांसेस हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब भाववाचक संज्ञा बतानी कौन सी है, तो जब हम संज्ञा में ता लगा देते हैं, जैसे मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता, तो ऐसे क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अब स्त्रीलिंग शब्द बताना है अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा स्थापना। फिर अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अब अर्थ के विचार से संज्ञा बतानी है। अब देखिए दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, तो इसको आप 6 कर लीजिए। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था। अब देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो उत्तरावस्था पूछ रहा है बीच वाली, तो कौन सी हो जाएगी, जैसे उत्तरावस्था में तर लगाते हैं, उसके बाद तम लगाते हैं, तो उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, घनिष्ठ का घनिष्ठ थर कौन सा हो जाएगा, 16 का शी हो जाएगा, घनिष्ठ थर। ता नहीं कर देना यहाँ पे, घनिष्ठ नहीं हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संबंध कारक का चिन्ह है। अब संबंध कारक का कौन सा चिन्ह है ये बताना है, में, पर, के लिए, रा, रे, री या शे। तो संबंध कारक का कौन सा चिन्ह हो जाएगा, 17 का ऑप्शन हो जाएगा शी, रा, रे, री या का, की, के। ऐसे वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। पहुंच गया तो प्रेरणार्थक क्रिया है कि द्विकर्मक या संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त क्रिया। पहुंचना और जाना 2 क्रियाएं बनी है, तो पहुंच क्रिया हो जाएगा, मतलब संयुक्त क्रिया हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह का होगा। ये अवयवी भाव का उदाहरण है यथाशक्ति, क्योंकि इसमें आगे उपसर्ग लगा है। इसका अगर हम विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, तो क्या होगा, जैसी शक्ति या जितनी शक्ति या शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, 19 नंबर हो जाएगा शी, यानी कि शक्ति के अनुसार। फिर पाप पुण्य में कौन सा समास है, ये तो सभी को पता होगा, पाप पुण्य में समास कौन सा है, तो सभी को पता होगा, क्योंकि पाप और पुण्य या दोनों शब्द क्या है, एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर है लंबोदर में कौन सा समास है। अब लंबोदर में कौन सा समास है ये बताना है। तो लंबा है जिसका उदर, और उनका अलग एक अर्थ प्रदान करता है, तो अलग अर्थ प्रदान यानी कि गणेश जी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पर्यायवाची क्या नहीं है ये बताना है, सुमन, कुसुम, पुष्प या तनुजा। तो ये सभी को पता होगा, फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो डी, तनुजा नहीं है। ठीक, फिर दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। भिन्न यानी कि पर्यायवाची ही है, भास्कर, दिवाकर, रवि या सुधाकर। तो भास्कर यानी कि सूरज होता है, रवि भी सूरज, दिवाकर भी सूरज ही होता है, तो सुधाकर क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। सुधाकर क्या होता है, ये चंद्रमा होता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, सुधाकर क्या होता है, चंद्रमा होता है। ठीक, फिर जानवी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब जानवी का पर्यायवाची शब्द है बताना है, कौन सा है। ठीक है या नहीं है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कौन सा शब्द नहीं मतलब है इसमें। संसार, जानने वाली, सुरसरी या जहन्नुम। तो 24 का क्या हो जाएगा, सुरसरी, क्या हो जाएगा, सुरसरी, जानवी हो जाएगा इसका पर्यायवाची। फिर अगला, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। अब 2 वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या कहलाता है ये बताना है। संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो सभी को पता होगा, 2 वर्णों का जब मेल होता है तो संधि होती है, जो शब्दों का मेल होता है तो समास होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, संधि हो जाएगा।
ठीक। फिर श्रावण का सही संधि विच्छेद बताना है। अब देखिए श्रावण का संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा? श्री प्लस अड़, श्रा प्लस अड़, या श्रा प्लस अन, या श्रो प्लस अन। तो 26 नंबर का कौन सा हो जाएगा? 26 नंबर का डी हो जाएगा, श्रो प्लस अन। इसमें कौन सी संधि है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, इसमें अयादि संधि है, अयादि संधि। ठीक, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? ठीक, अयादि संधि का उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि जो है सही से देखिए। हाँ, अब देखते हैं काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद बताना है। काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद है काव्य प्लस उर्मी, काव्य प्लस उर्मी, या कवि प्लस उर्मी, या का प्लस व्योर्मी। तो काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, काव्य प्लस उर्मी, काव्य उर्मी हो जाएगा। फिर सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद, तो सत्याग्रह का तो सभी लोग कर लेंगे, दीर्घ संधि है, सत्य प्लस आग्रह, क्या हो जाएगा? सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अन्वत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अन्वत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है ये बताना है। नत, या आ, या अव, या अवन। तो अन्वत, तो अन्वत में क्या प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अव। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, अवनवत नहीं, अवनत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवनत। यहाँ पे लिख लेंगे अवनत, तभी तो अव स्वर्ग होगा, अवनत। ठीक, तो अवनत में कौन स्वर्ग हो जाएगा? अव हो जाएगा। फिर सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। प्रत्यय जो है पीछे जोड़ता है, उपसर्ग आगे जोड़ता है, सभी को पता होगा। शब्द के पीछे जुड़ा है तो प्रत्यय, पहले जुड़ा है तो उपसर्ग। तो सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यानी कि इसमें पीछे कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? जैसे सावधान होता है उसी से हम सावधानी बना देते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो कनिष्ठ में इष्ट, इष्ट, षष्ठ, या अष्ट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 31 का हो जाएगा ए, इष्ट, कनिष्ठ, ई अष्ट। ठीक। दक्षिण का विलोम, तो सभी को पता होगा दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा? पश्चिम, पूरब, दायां व वाम। तो विलोम शब्द बताना है तो दक्षिण का क्या हो जाएगा? ऑप्शन से हो जाएगा वाम, मतलब बायां। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आशा का विलोम। क्या बताना है? आशा का विलोम बताना है। तो आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुराशा, निराशा, हताशा, या ना उम्मीद। तो आशा का विलोम क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताएंगे। देखिए आशा का विलोम हो जाएगा निराशा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आशा का विलोम निराशा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 34 यानी कि 34 नंबर। क्या लिखा हुआ? अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। क्या है? पद से नीचे उतरना। पद से एक होता है ऊपर बढ़ना और एक होता है पद से नीचे उतरना। तो क्या हो जाएगा इसमें? प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि, या पदावनति। तो 34 नंबर क्या हो जाएगा? देखिए जब भी अनुशासनात्मक यानी कि आप किसी पद पर कार्यरत हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, तो जब आपकी पद स्थापन यानी कि आगे बढ़ते हैं तो पदोन्नति होती है और नीचे उतरते हैं तो पदावनति होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आयु में बड़ा व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति हमसे आयु में बड़ा है तो क्या होगा? कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, या पूजनीय। तो ये सभी को आना चाहिए। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या होता है? ज्येष्ठ होता है, और छोटा होगा तो कनिष्ठ होगा। फिर वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर, शाश्वत, अमर, या अलौकिक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वह वस्तु जो नाशवान हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 36 का ए हो जाएगा, नश्वर। क्या हो जाएगा? नश्वर। फिर अगला है क्वेश्चन, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, यानी कि वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है तो क्या कहेंगे? कोल्टा, परित्यक्तता, परिकिया, या बांझ।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 37 का सी हो जाएगा, परित्यक्तता। फिर निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य बताना है तो कौन सा हो जाएगा इसमें? वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, या गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, या रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जो और शब्द से जुड़े होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 38 का बी हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। ये दोनों वाक्य आपस में पूर्ण होते हैं, ठीक है। अगर अलग करेंगे तब भी पूर्ण ही रहेंगे। तो उसने खाना खाया भी पूर्ण है, और हटा के अगर बोलेंगे सो गया तो भी अपने आप में पूर्ण शब्द है। फिर निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित या मिश्रण वाक्य है? मिश्रित कहो या मिश्रण। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, या नेताजी भाषण देकर चले गए, या सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 39 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सेठ जानता है कि। अब देखिए की से इसमें जुड़ा हुआ है, नौकर ईमानदार है। अब सेठ जानता है, अब क्या जानता है? तो इसमें आगे भी वाक्य आएगा ना, इसलिए इसमें एक वाक्य दूसरे पे आश्रित होता है। फिर निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। अब इसमें रेखांकित तो किया गया नहीं है, लेकिन इसका आंसर हम बता दे रहे हैं क्या होगा। उस चित्र को उठाओ, यानी कि वैसे चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो इसमें विशेषता बता रहा है, तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ बताना है। चुल्लू भर पानी में डूबना, तो ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ लीजिए। बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना, या बहुत अधिक निराश होना। तो चुल्लू भर पानी में डूबने का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत अधिक लज्जित होना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना, या क्रोधित होना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाए ना, यानी कि घबरा जाना। फिर है उंगली पर नाचना का अर्थ क्या होगा? उंगली पर नाचना का अर्थ बताना है। अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, या थोड़ा सा सहारा पाना, या आरोप लगाना। तो अपनी उंगली पर नाचना ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी की इच्छा अनुसार चलना। फिर है अध जल गगरी। अब जा यहाँ पे भरना, तो सभी ने पढ़ा होगा लोकोक्ति। अध जल गगरी छलकत जाए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा छलकत। फिर धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो न जाए। अब यहाँ पे पहले भरना है, तभी तो ये पूरे होगी पंक्ति। तो गहनो गढ़ो न जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? रजत होगा, कनक होगा, स्वर्ण होगा, या कंचन होगा। तो कौन सा हो जाएगा? कनक। कनक धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो न जाए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर अगला है, थोड़ा इसको पूरा पढ़ लेंगे। हाँ, अब देखते हैं। कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल यह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? अब इसमें रस बताना है, कौन सा अभिव्यंजित हो रहा है। तो आप लोग बताएंगे। शांत है, या वियोग है, या करुण है, या वत्सल है। तो पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आप सभी को पता होगा,
संबल छूट गया था यहाँ से, या प्राणी भीतर से टूट गया था, मौन व्यथा कहती, इनसे क्या पता चला ये करुण है, यानी कि करुणा अपनी बता रहा है तो करुण रस हो जाएगा। फिर शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद, ये तो सभी को पता है, बहुत आसान है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है? तो शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा, दोहे में जैसे 13 और 11 पे यति होती है, और इसका उल्टा जो होता है सोरठा, इसमें 11 और 13 पर यति होती है, तो इसका जस्ट उल्टा होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी कि जो कोई भी छंद होता है उसकी जो चरण होते हैं उसमें कम से अधिक में मात्रा का क्रम बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा क्रम हो जाएगा ये बताना है। तो हम बता देते हैं आपको, चौपाई में सबसे कम यानी कि 16, फिर उससे ज़्यादा पीयूषवर्धक में, फिर रोला में, फिर गीतिका में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा ये बताना है। तो विरोधाभास होगा, विशेषोक्ति, विभावना या भ्रांतिमान। तो कौन सा हो जाए? बिना कारण के कार्य का जब होता है तो विभावना होता है। जैसे पग बिन चले, सुने बिन काना, कर विधु कर्म, करे बिन नाना, ऐसे करके एक उदाहरण है। तो उसमें जो है पग बिन चले यानी कि बिना पग के चल रहा है, सुने बिन काना है ना बिना कान के सुन रहा है, तो बिना कारण के कार्य हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होता है? विभावना। फिर अगला है, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती वहाँ कौन सा अलंकार होता? यानी कि इसमें कौन से उपमानों की शंका होती? यमक, श्लेष, भ्रांतिमान या संदेह। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी हो जाएगा संदेह। जब संदेह होगा, शंका होगा तो संदेह अलंकार हो जाएगा। फिर अगला है, कौन सा युग्म संगत है? कौन सा युग्म संगत है ये बताना है। कौन तुम मेरे हृदय में महादेवी और माँ की पंक्ति है, न जाने नक्षत्रों में कौन प्रसाद की है, जो घनीभूत पीड़ा थी पंत की है, यह सखी व मुझसे कहकर जाते निराला की पंक्ति है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 51 का बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन तुम मेरे हृदय में। तो क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कहानी और कहानीकार को सुमेलित करना है। अब देखिए, एक तरफ कहानियां दी हैं और एक तरफ कहानीकार दिए हैं, इनको सुमेलित करना है यानी कि मिलान करना है, कौन किसका हो जाएगा। तो यही सच है। अब देखिए, इधर 5 ऑप्शन दिए हैं, तो इसलिए सही से अगर याद होगा आपको तो आसानी से मिला सकते हैं। यही सच है, ये किसका हो जाएगा? मन्नू भंडारी का, तो इसको मिला देंगे 3 में। फिर परिंदे, तो परिंदे है निर्मल वर्मा की कहानी। फिर फूलों का कुर्ता, तो फूलों का कुर्ता है यशपाल। और एक बच गया जिंदगी और जोंक, तो जिंदगी और जोंक हो जाएगी अमरकांत की। अब देखिए, ऑप्शन 1 नहीं होगा किसी का, तो 3, 4, 2 और 5, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, इसी में 1 नहीं है, बाकी सब में 1 है। तो अगर आपको एक ऑप्शन अच्छे से पता है तो कर सकते थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पैराग्राफ दिया है, इसको पूरा पढ़ना है, तो इसको और छोटा कर लेंगे ताकि आ जाए। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। लिखा, निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चुनाव करें। इसमें से पढ़ के आंसर बताना है। आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर भी विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला है। आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रतिष्ठा से ही परंपरागत मूल्यों का प्रश्न चिन्ह लगा है। यानी कि पूरा पैराग्राफ है, आप इसको नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है। अब देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं। अब इसमें हम आंसर आपको बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पैराग्राफ चेंज मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो
तो इसमें कौन सा हो जाएगा ये बताते हैं। विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। अब किस प्रकार प्रभाव डाला है चिंतन प्रक्रिया पर, तो इसी पैराग्राफ से आंसर बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अगर इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम विज्ञान का सहारा लेने लगे हैं। ठीक, फिर है वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है। वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, देखिए विज्ञान जहाँ जहाँ भी है तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को वो अपने विज्ञान की कसौटी पर परखती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें बताएंगे कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 54 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने में विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है, फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला है विज्ञान ने किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं। तो किन नए मूल्यों में सहयोग दिया है, तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही हैं। तो ये बताना है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं अधिकांश पुरातन मूल्य ही संशोधित रूप में आ रहे हैं। फिर उपयुक्त गद्य का अवतरण उपयुक्त शीर्षक दें, यानी कि जो उपयुक्त गद्य पढ़ा था उसका उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें विज्ञान के बारे में बात की गई है तो सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा मूल्य चिंतन, यानी कि विज्ञान के द्वारा मूल्य का चिंतन करना। ठीक, अब अगला है क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें फिर से क्वेश्चन आ गए हैं, वो तो पैराग्राफ से थे लेकिन अब ये पैराग्राफ से नहीं है। तो ये साहित्य से क्वेश्चन है तो पढ़ेंगे। नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। अब नाटक ये किसके दे रखे हैं, आपको पढ़ के पता चल रहा होगा किसके नाटक दे रखे हैं, जयशंकर प्रसाद के। ठीक, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी 1-2 नाटक इसमें, मतलब कई सारे नाटक हैं। अब सही अनुक्रम इसमें क्या बताना है, 58 नंबर का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, 8वां सर्ग, यानी कि ये जो है मतलब समय के अनुसार है, यानी कि कौन से वर्ष में कौन सा आया। तो सबसे पहले अंधेर नगरी, फिर चंद्रगुप्त, फिर आषाढ़ का एक दिन, फिर 8वां सर्ग। तो ये हो जाएगा इसका क्रम। फिर है निम्नलिखित उपन्यासों का कालानुसार सही अनुक्रम। अब देखिए ये भी काल के अनुसार पूछ रहा है तो उपन्यास बताने हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ के जो है आप क्रम बता सकते हैं अगर आपको सन याद है। तो 59 नंबर का हो जाएगा बी, यानी कि गोदान, मैला आंचल, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर राग दरबारी। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग देखिए गोदान किसका, मुंशी प्रेमचंद का है, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है, टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐसे राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का है। तो इस तरह से आप लोग राइटर भी याद रखेंगे। फिर रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम। देखिए ये भी रचना काल के अनुसार होते ही, देखिए क्रम से लगाने को क्रमानुसार जितने भी प्रश्न हैं या मैचिंग करने के सारे यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे अगर अभी तक नहीं किया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, पटकथा, फिर कन्हार। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। अब आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, इसमें भी अनुक्रम बताना है, क्रम बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, 61 का हो जाएगा ए, यानी कि भरदेश्वर, बाहुबली रास, उसके बाद आया स्तूली, भद्र रास, फिर नेमिनाथ रास, फिर संगीत रत्नाकर। फिर रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। अब रचना काल के अनुसार इसमें भी अनुक्रम ही बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 62 का ए हो जाएगा, इंद्रधनुष रौंदे हुए, सीढ़ियों पर धूप, नए इलाके, बाजसरवा के बहाने। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं
अब देखिए फिर से मैचिंग करना है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि आपको पूरा दिख जाए। अब देखिए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करना है। तो पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करना है तो कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए जिधर अन्याय है उधर शक्ति, जिधर नहीं यहाँ पे जिधर होगा, जिधर अन्याय है उधर शक्ति। फिर नारी तुम केवल श्रद्धा हो, बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास। फिर सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसको मैचिंग करना है। 63 नंबर कौन हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा जिधर अन्याय है उधर शक्ति, तो ये किसमें मिला देंगे, निराला जी की पंक्तियां हैं। फिर नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, कामायनी की। बहुत दिनों तक चक्की रोही चूल्हा रहा उदास, तो ये पंक्तियां हो जाएंगी नागार्जुन की। और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पंक्तियां हो जाएंगी दिनकर जी की। तो ऑप्शन इसका 63 का सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर मैचिंग करना है। विधा को उसकी रचना के साथ सम्मिलित कीजिए। अविधा भी कविता दे रखी है, उसकी रचना है, यानी कि इसमें कविता कौन है, कहानी कौन है, उपन्यास कौन है और नाटक कौन है। तो कविता क्या हो जाएगी इसमें, देखिए इधर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रखा होता है, तो हो जाएगा कविता। कविता जो है इसमें क्या है, अबूतर और कबूतर, एक कविता हो जाएगी। फिर है कहानी, कहानी क्या है, शहादतनामा एक कहानी है। फिर उपन्यास, तो उपन्यास क्या है, पहला गिरमटिया। फिर है नाटक, तो ये हो जाएगा नाटक क्या है, देहांतर। देखिए ये हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है। 4 यानी कि 5 4 1 और 2। फिर क्रम से बताना है। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम बताना है, यानी कि अगर जन्म आपको याद है कब हुआ, जन्म या मृत्यु, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभनदास, ये 4 लोग हैं, इनको क्रम से बताना है जन्म के आधार पर, यानी कि किसका जन्म सबसे पहले हुआ, उसके बाद किसका हुआ, ये बताना है। तो 65 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंभनदास, फिर सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये अष्टछाप के कवि हैं। ये भी आप लोग, अष्टछाप में कितने कवि थे, 8 कवि थे, तो ये 4 इसमें दे रखे हैं। फिर काल के अनुसार आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। आचार्यों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, तो आचार्यों का अनुक्रम कौन सा हो जाएगा, भामा, दंडी, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। अब फिर से सही अनुक्रम बताना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, और 67 का बी हो जाएगा, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश और नरेंद्र कोहली। फिर रामचरित मानस के कांडों का सही अनुक्रम लिखना है। तो कांड अगर आपको याद है तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं। सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण कांड, फिर किष्किंधा कांड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। फिर तेरी मेरी उसकी बात के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके लेखक बताने हैं, तेरी मेरी और उसकी बात। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, यशपाल, कौन हो जाएंगे, यशपाल, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग में कितनी बोली आती हैं, 5 आती हैं। कौन कौन सी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बांगरू और हरियाणवी या खड़ी बोली। तो इसमें अवधी, ऑप्शन ए जो है ये पूर्वी क्षेत्र की बोली है, यानी कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी वर्ग की हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर मिलान करना, थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि आपको दिख जाए। अब देखिए इसमें सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना। कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, पंक्तियों को जो उनके रचनाकार के साथ मिलाना है। पहली पंक्ति दी है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यानी कि जो मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बताना है। तो 71 का क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये किसका है, रामचंद्र शुक्ला। फिर साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, जन समूह के हृदय तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। फिर आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, तो ये किसका हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं,
ऑप्शन बी 2, 4, 1 और 5। किसमें मिला है? 2, 4, 1 और 5। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला है क्वेश्चन, जूम कर लेंगे। हाँ, अब देखिए दिया है, इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? पथिक, मगध, बाजसरवा के बहाने या पहाड़ पर लालटेन। तो कुंवर नारायण की रचना बतानी है, कौन सी हो जाएगी? 72 नंबर का बी हो जाएगा, बाजसरवा के बहाने। ठीक है, लड़ाई के नाटककार हैं, तो लड़ाई के नाटककार कौन है? डी, मोहन राकेश। कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया, दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दक्षिण भारत की प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो 74 नंबर बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा, मद्रास में। दक्षिण भारत मद्रास यानी कि चेन्नई। फिर है, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? हिंदुस्तानी अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो 75 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदुस्तानी अकादमी। फिर है, निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों का सुमेलन कीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सुमेलन करना है इसमें, तो इसमें पूरे ऑप्शन ले लेंगे, फिर कोट ले लेंगे, हाँ थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब देखिए तो अब देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रगतिवाद मिलाना है, 76 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा प्रगतिवाद त्रिलोचन। प्रगतिवाद त्रिलोचन हो जाएगा। फिर हालावाद तो बच्चन जी। उसके बाद है अकविता, तो ये हो जाएगा जगदीश चतुर्वेदी। और फिर प्रयोगवाद तो अज्ञेय जी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। पत्रिकाएं दे रखी हैं, उनके संपादक, तो इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा? 77 नंबर बी। ऑप्शन बी से मिला लेंगे, कैसे? यानी कि पहला किसमें मिलाएंगे? 3 में राधा चरण गोस्वामी। फिर ब्राह्मण पत्रिका हो जाएगी प्रताप नारायण मिश्र, विशाल भारत बनारसी दास, और आज पत्रिका हो जाएगी शिव प्रसाद गुप्त। तो ऑप्शन बी इसका। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, बताना है। शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो 78 का क्या हो जाएगा? यानी 78 नंबर का हो जाएगा डी वाला। कौन सा? राम स्वरूप चतुर्वेदी। फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना हो जाएगी? यह है विद्या श्रीनिवास मिश्र की। निम्नलिखित में कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? विजय देव नारायण शाही की कृति बतानी है, कौन सी हो जाएगी? 80 नंबर का ए हो जाएगा, जायसी। कौन सी कृति?
फिर अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, दिया हुआ है, वोट से बताना है। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम का कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं का सृजन हुआ। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। 1 2 सही 3 गलत, ये सब बताना है तो कौन सा हो जाएगा? 81 नंबर बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, 2 गलत है, यानी कि ये 2 नंबर जो है ये गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। आप देखिए फिर से पैराग्राफ पढ़ना है तो हम जो है पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, अंतिम बार टैगोर का दर्शन लेखिका को विषाद क्यों हुआ? अब ये बताना है अंतिम बार टैगोर का दर्शन करने पर लेखिका को विषाद क्यों हुआ। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इसलिए कि टैगोर जैसे महान कलाकार को भी भौतिक साधन जुटाना पड़ रहा था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर दे रखा है। इस गद्यांश में लेखिका पाठकों को क्या बतलाना चाह रही है? अब ये गद्यांश जो दिया था इसका आंसर बताना है। 84 नंबर बी में है रविंद्रनाथ ठाकुर का संक्षिप्त परिचय। क्या बताना है? तो अगला फिर से पढ़ लेते हैं। गद्यांश का केंद्रीय भाव निम्नलिखित में से किस कथन में है? केंद्रीय भाव बताना है तो ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा? हम बता ही रहे हैं क्योंकि आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 85 का ए। कौन हो जाएगा? 85 का ए। महान लोगों को भी सत्कार हेतु धन एकत्र करने के लिए भीख मांगना पड़ जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है, इस गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? धृतराष्ट्र को भ्रम हो गया या कल्पना वास्तविकता के प्रकट हो जाने पर खंडित हो जाती है? तो 86 नंबर के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कल्पना वास्तविकता के प्रकट हो जाने पर खंडित हो जाती है। फिर अगला है क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। यानी कि भाषा के आधार पर पुनः संरचना कब की गई थी भारतीय राज्यों को? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1956 में। और यहाँ पे पहला राज्य कौन सा बना था? सभी को पता होगा, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो यही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो अभी बताया था, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये सभी को पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 14 सितंबर 1949। फिर वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बताना है। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे वीजी खैर और दूसरे के हो जाएंगे जीबी पंत। तो ये भी आप लोग भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या बतानी है। तो ये सभी को पता होगा, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? मूल संविधान में कितनी थी? 14, यानी कि 14। अब लेकिन कितनी है? तो 22 हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर है अनुनासिक का संबंध, 93 नंबर क्वेश्चन है। अनुनासिक का संबंध क्या होता है? अनुनासिक का संबंध हो जाएगा
नाक और मुंह दोनों से, क्या हो जाएगा, नाक और मुंह दोनों से होता है जो शब्द अनुनासिक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, तो अनुनासिक कौन से व्यंजन होते हैं ये बताना है। वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, या वर्ग के चतुर्थ, या वर्ग के पंचमाक्षर। तो 94 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, वर्ग के पंचमाक्षर। फिर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बतानी है। स्वर कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा 11। फिर अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है, ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 96 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रेस। प्रेस जैसे लोग बहुत सी संख्या होती है, गढ़ या वर्ग, लेकिन प्रेस जो है ये समूहवाचक। व्यवस्था से पूर्व कौन उपसर्ग लगाएं कि उसका विपरीत हो जाए। अब व्यवस्था में क्या लगा दें उपसर्ग किसका विपरीत हो जाए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 97 का ए, विकल्प व्यवस्था। कौन सा हो जाएगा, लेकिन हमें लग रहा है विकल्प नहीं हो जाएगा, अव्यवस्था। ऑप्शन बी हो जाएगा, अव्यवस्था 97 का। ठीक, फिर निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ यह बताना है। प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ, विकल्प, अलग या पुल्लक या धनिक में। तो 98 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी धनिक। प्रत्यय मतलब जो बाद में लगे, तो धन में एक प्रत्यय लगा तो धनिक बन गया। ठीक, फिर निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ, फिर से बताना। प्रत्यय लगा हुआ तो प्रत्यय पीछे लगता है, तो सागर, नगर, आगर या मगर या जादूगर। तो 99 नंबर हो जाएगा, जादूगर। जादू में गर प्रत्यय लगा तो जादूगर हो जाएगा। फिर बहिरंग का विलोम बताना है। तो बहिरंग का सभी को पता होगा क्या होता है, अंतरंग होता है। तो बहिरंग का ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतरंग। फिर निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। तो इसका बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 101 का डी हो जाएगा, झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा करना। फिर है अगला, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताना है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, 102 का बी हो जाएगा, हर काम अपने समय से पूरा होता है। ठीक, फिर निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य, अब शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है ये बताना है। शुद्ध वाक्य, सभी ने उस मैच को देखा, सबों, अब देखिए सबों यहाँ पे गलत हो गया, तो ऐसे ही पता है सबने उस मैच को देखा या सभी ने यह मैच देखे। तो 103 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी ने उस मैच को देखा। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, 104 का बताना है। देखो शत्रु दौड़ रहा, मैंने आम खाया, लड़ाई में जीत हुई या वह जीत गया। तो देखो शत्रु दौड़ रहा है। फिर है हो गया अशुद्ध वाक्य। अब ये देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, जो ऐसे शब्द जो अकेले हो या उनके जैसा कोई ना हो, एक नाम हो। जैसे गाय, तो गाय कोई भी हो सकती है, यमुना नदी का नाम है, पहाड़ भी कोई हो सकता, आम भी कोई हो सकता, कोई स्पेशल नाम दिया नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यमुना एक नदी का नाम है। ऐसा नदी होता तो व्यक्तिवाचक नहीं होता।
फिर कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। तो 106 का कौन सा हो जाएगा? सी है सुंदर। ये जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी जवान, बालक, मनुष्य। फिर कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक कौन सा नहीं है ये बताएंगे आप लोग, पढ़ लीजिए। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है ये बताना, मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। तो यहाँ पे देख लीजिए 107 नंबर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मिठाई। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर जातिवाचक संज्ञा बताएं। अब जातिवाचक संज्ञा बताना है लड़का, सेना, श्याम या दुख। तो सेना समूहवाचक संज्ञा, दुख भाववाचक संज्ञा है, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक। फिर भाववाचक संज्ञा बताइए फिर से। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो ये सभी को पता होगा लड़कपन। फिर सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? तो सच्चरित्र किससे बना हुआ ये बताना है। सच्चरित हो जाएगा, चरित या सच्चरित। तो सच्चरित्र बना है सच मतलब किससे? 110 का नंबर हो जाएगा बी, यानी कि चरित्र से बना है। फिर अगला देखते हैं कौन सा शब्द बहुवचन है। अब बहुवचन कौन सा है ये बताना है। कपट, सुंदरता, फिर उसके बाद क्या दे रखा? मूर्खता या निद्रा। तो बहुवचन कौन सा है ये बताना। तो आप लोग बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो माता, प्राण, लड़का या किताब। तो इसमें प्राण, प्राण क्या हो जाएगा? बहुवचन। माता का माता है, लड़का का लड़की, किताब का किताब है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, मूर्खता, निद्रा या सुंदरता। तो पुल्लिंग कौन सा है ये बताना है। तो हो जाएगा निद्रा, निद्रा। ठीक। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का क्या हो जाएगा? बताइए। गीदड़ी हो जाएगा। ठीक, गीदड़ी। फिर है किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक आपको पता होगा, कारक अच्छे से पढ़े होंगे। किस कारक का कौन सा चिन्ह होता है? हाँ, अब देखते हैं थोड़ा। किस वाक्य में अपादान कारक है ये बताना है। तो अपादान कारक, राम ने रावण को तीर से मारा या मोहन से अब सहा नहीं जाता। अपादान में होता है जैसे से होता है इसका चिन्ह, लेकिन अलग होने का अर्थ में। जब कोई चीज अलग हो रही होती है किसी से तो तब होता है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा? 114 नंबर का हो जाएगा सी, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि गंगा वहां से अलग होती है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनके कवियों को सम्मिलित कीजिए। अब देखिए काव्य पंक्तियां दी हैं। पढ़ लीजिए पंक्तियां, कौन सा होगा आप लोग बताएंगे।
अब बता दीजिए कौन सा होगा। रबी हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, शैया शैकत पर दुग्ध धवल तवंगी गंगा ग्रीष्म विकल, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यशस्य मुख पर घूंघट डाले। अब देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, 115 नंबर बताना है आपको। तो रबी हुआ अस्त, ये किसकी पंक्तियां हैं, निराला जी की। फिर है शैया शकेत, तो ये पंक्तियां हो जाएंगी सुमित्रा नंदन पंत की। सखी व मुझसे कहकर जाते, तो ये पंक्तियां हो जाएंगी मैथिली शरण गुप्त की। और शशि मुख पर घूंघट डाले, ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब हो जाएगा अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर मिलान करना है। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन से पात्र किस नाट्य कृति के हैं बताने हैं। चंद्रगुप्त, आधे अधूरे, कोणार्क, अंधा युग, तो ये कौन सा हो जाएगा ये बताना है। 116 मिलाना है। तो चंद्रगुप्त हो जाएगा, इसका पात्र हो जाएगा चाणक्य। फिर आधे अधूरे हो जाएगा महेंद्र नाथ। कोणार्क हो जाएगा क्या हो जाएगा, विशु। और अंधा युग क्या हो जाएगा, अश्वत्थामा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं। हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। तो इसमें बताना है कौन दोनों सही हैं, या एक सही है, बी गलत है, या ए गलत बी सही है। बताएं जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 117 नंबर का हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों आंशिक सही। आंशिक सही मतलब होता है, मतलब अपने आप में जो है बात सही भी है। ठीक, अगला 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। विभावन प्रकार जो है, फिर है विभाव ही रस का केतु है, हेतु है। इसमें बताना है चार ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए सही और बी आंशिक सही है। फिर है मिलान करना, तो इसको छोटा कर लेते हैं, देख लेते हैं पंक्तियां। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नैनन, तो ये वाला किसमें मिलाएंगे बताना है। तो हो जाएगा थर्ड में, यानी कि मतीराम में। उसके बाद ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, तो ये किसमें हो जाएगा, यह है ठाकुर की पंक्तियां, भूषण की, ठाकुर की नहीं भूषण की। ठीक, फिर है नयन नचाई कहो मुस्काई, तो ये किसका हो जाएगा, फर्स्ट वाली पद्माकर। रावरे रूप की रीप अनित, तो ये सेकंड हो जाएगा घनानंद। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको जो है थोड़ा जूम कर लेंगे। रोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, तो ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने।
किसने कहा बैठे ठाले का धंधा हो गया, नंद दुलारे वाजपेयी। फिर ये मिलान करना तो इसको थोड़ा जूम इन कर लेंगे, छोटा कर लेंगे ताकि पूरा आ जाए। अब देखिए निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। फिर से सम्मिलित करना है तो कौन सा हो जाएगा, 10 द्वार से सोपान तक, तो ये किसका हो जाएगा, हरिवंश राय। फिर है मेरी आत्म कहानी, तो ये हो जाएगा श्याम सुंदर दास। फिर है अपनी कहानी, तो ये हो जाएगा वृंदालाल वर्मा। और मेरी जीवन यात्रा हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, फिर मिलान करना है। 122 नंबर, निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए, मिलान करना है। अब देखिए हिमक्रीटनी, तो हिमक्रीटनी के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो हिमक्रीटनी के कौन हो जाएंगे, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सभी को पता होगा। फिर अमोला, तो अमोला के कौन हो जाएंगे, त्रिलोचन। फिर काल तुझसे होड़ है मेरी, तो ये किसका है, शमशेर बहादुर सिंह। और गीत फरोश, ये हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। तो किसमें बन रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। अब देखिए क्रम बताना है, अनुक्रम। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुक्रम बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर और हिंदी साहित्य। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और ना आएगा नहीं। अब देखिए प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताना है। अब इनका भी क्रम ही बताना है। एक 124 नंबर कौन सा हो जाएगा, अरे यायावर रहेगा याद, देश विदेश हंसते निर्जर दहकती भट्टी, तंत्रलोक से यंत्रलोक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर 125 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, आंख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। आंख शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा ये बताना है, तो अक्षी हो जाएगी। देखिए 125 क्वेश्चन थे, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा रुकना पड़ा होगा क्योंकि थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो रही थी मोबाइल में, इस वजह से। अगले से आपको ऐसा नहीं लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।